सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ स्पेशल है। स्टैटिक का भी पोर्शन एक बड़ा अच्छा ब्लेंड पोर्शन है आपके पास, और साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा है। एंड आई होप कि आप उसको कोप अप करोगे साथ में, क्योंकि देखो साइंस एंड टेक के कुछ ऐसे टॉपिक्स कभी कभार उठ के आ जाते हैं एग्जाम में, जो कभी लगा भी नहीं होगा कि यार ये क्यों पढ़ना है, लेकिन वो करंट अफेयर्स का पार्ट था इसलिए वो पढ़ना है ना। पहला टॉपिक है हमारे पास, यूएनएससी सैंक्शंस कमिटी ब्लैकलिस्ट्स लश्कर्स मक्की आफ्टर द बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। देखो ये एग्जैक्टली क्या हुआ है, सबको डेजिग्नेशन मिलता है कोई अच्छा या मक्की साहब को डेजिग्नेशन टेररिस्ट का मिल गया यूएनएससी के थ्रू। आफ्टर द बीजिंग ने अपना हाथ जैसे ही उठाया, यूएनएससी ने अपना हाथ रख दिया, अरे भाई तुम तो हमारे ही हो, है ना। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, न्यूज मार्क फॉल्स बाय द पीआईबी टू बी टेक डाउन ड्राफ्ट रूल। एक नया ड्राफ्ट रूल आया है कि इंटरनेट पे जो भी बहुत सारे ऐसा न्यूज वगैरह आ जाता है जो फेक रहता है ना, कि आप लोग देखते होंगे ये चीज कि बाद में पता चलता होगा यार ये तो फेक था। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है, तो अब पीआईबी जो जिसको मार्क करेगा फेक उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा, ऐसा नया रूल लाने की बात हो रही है। तो उसको देखेंगे क्या है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, परमाफ्रॉस्ट के बारे में जानने के लिए मिलेगा। परमाफ्रॉस्ट ज्योग्राफी का एक टर्म होता है जहां ठंड के टाइम पे यूज किया जाता है टर्म। याकुत्स्क सिटी में -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया है और वन ऑफ द कोल्डेस्ट है अभी तक का। तो ये देखेंगे, और परमाफ्रॉस्ट क्या टर्म होता है ज्योग्राफी का, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड फ्लाइट रिकॉर्डर। देखो जब भी किसी फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है, मेरा मतलब ये है जब भी कोई फ्लाइट क्रैश करती है तो उसमें क्रैश होने से पहले सारी रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो भी पायलट और को पायलट के बीच में कॉकपिट में हुआ रहता है, तो उसको रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स जिसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे, और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि नेपाल में भी बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है, और मतलब 4-5 साल में ये लगातार हो रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स नेपाल में, तो इनको वाइंड अप भी करेंगे साथ साथ। तो ये वही साइंस एंड टेक का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपका पीआईबी वाला, ये आपको सीए प्लस लीगल के टॉपिक्स हैं। और ये जो टॉपिक है मक्की वाला, इसको आप क्लैट के पर्सपेक्टिव या आइलेट के पर्सपेक्टिव में आप इसको रीजनिंग में भी ले जा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में डाल दिया जाता है, छोटा छोटा पैसेज छाड़ के। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला है यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी ब्लैकलिस्ट लश्कर्स मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। यही है मक्की साहब। तो पहले जानते हैं रहमान मक्की है कौन, और उसके बाद यूएनएससी जानेंगे, फिर उसके बाद इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा एक डिटेल देखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्वियसली पाकिस्तान ही होगा, वो है भी भवालपुर पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में। नेशनैलिटी पाकिस्तान की है इसकी, और ही इज द डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर ए तैयबा। एलेट का ये डेप्यूटी चीफ है जमात उद दुआ एंड हेड ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स विंग ऑफ द जमात उद दुआ। ठीक है, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ लेट्स फॉरेन रिलेशंस और डिपार्टमेंट एंड मेंबर ऑफ शूरा गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ लश्कर ए तैयबा। ये फिगर ऐसी मजाक में नहीं दे दिया गया कि इसकी इमेज अच्छी लग रही थी दड़ियल की तो लगा दिया, ये टेररिस्ट है बाय द वे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके बारे में जब लिखा, तो यहाँ पर देखना एक ना लिखा हुआ है, द हिंदू ने भी बड़ा अच्छा कोट किया है यहाँ पे, सोर्स है सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसमें ये चीज बताया गया कि सूरा का ये हेड भी रह चुका है, ये हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सूरा है। तो सूरा क्या होता है एग्जैक्टली, आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली सूरा वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिस रिलेटेड विद। तो शूरा जो होता है वो बेसिकली इनका लेट का गवर्निंग बॉडी होता है, लश्कर ए तैयबा का जो गवर्निंग बॉडी है उसे हम कहते हैं शूरा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भूलना मत, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द, अब चाहिए यूएनएससी क्या है, तो यूएनएससी 6 ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें एक यूएनएससी भी आता है जो कि पीस और सिक्योरिटी देखता है, एज द नेम सजेस्ट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी पहली मीटिंग 17 जनवरी 1946 को वेलिंगटन लंदन में, वेस्टमिनिस्टर लंदन में हुई थी, माय बैड। और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। मेंबरशिप इज द 15 मेंबर बॉडी कंपोज करता है ये जनरली। अच्छा ये 15 मेंबर ना बटा हुआ है 5 और 10 में। जो 5 होते हैं उन्हें हम कहते हैं P5। ठीक है, P5 होते हैं परमानेंट 5, जो परमानेंट होते हैं। जो भी इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी की। अच्छा ये P5 का बेनिफिट क्या है, तो P5 के पास ना एक पावर होता है जिसे हम कहते हैं वीटो। अच्छा वीटो क्या होता है,
वीटो इज द नेगेटिव वोट। मान लो कि हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और हमें कोई डिसीजन लेना है। तो अब लेट सपोज कि 5 कैसे बता सकते हैं यार, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक ये यूएन के 5 मेंबर समझ लेना, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं यूएन के मेंबर में, जिसे हम कह रहे हैं अभी P5। आगे जानेंगे P5 में क्या क्या होता है। और इनके पास एक पावर, मैंने अभी जस्ट क्या बताया आपको, इनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। अब वही इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम भी P5 का पार्ट बन जाएं, ठीक है, परमानेंट मेंबर का पार्ट बने विद आ वीटो। वीटो हमारे पास होना चाहिए, तभी बेनिफिट है अंदर जा करके, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे अंदर जाके भी, ठीक है। अब मान लो कि एक डिसीजन लाना है कि हमें ये डिक्लेयर कराना है कि ये मक्की का ही मान लेते हैं कि मक्की इज अ टेररिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है P5 के पास। ये कहता है हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मानते हैं, ठीक है मानते हैं। ये कहता है नहीं, यही है बीजिंग, ठीक है, चाइना, यानी चाइना P5 का पार्ट है। अब ये मान लो मना कर देता है कि नहीं नहीं मानेंगे, इसका वीटो मतलब मक्की इज नॉट अ टेररिस्ट। वीटो इज अ नेगेटिव वोट। जैसे इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर होता है, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, इस तरह के वीटो जिन्हें हम ब्लैक वोट भी कभी कभार कहते हैं, है ना, पॉकेट वीटो, जो ज्ञानी जैल सिंह साहब ने यूज की थी पोस्टल बिल के टाइम पे, तो वो है उसमें। अब मक्की मान लो इसने कह दिया कि नहीं टेररिस्ट हम नहीं मानते, तो वीटो यूज कर लेगा ये, और वीटो जैसे इंट्रोड्यूस होगा किसी की बात मान्य नहीं होगी। वीटो का यही बेनिफिट है कि ये पांचों अगर जब तक एग्री नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को वैलिडेट नहीं करवाएंगे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ये जो मेजर ठेकेदार थे ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वही है ये, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस, ठीक है। अभी इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम भी P5 का पार्ट बने। रिसेंटली लाइक 2 से 3 महीने पहले जयशंकर साहब, जब यूएनएससी का इंडिया के पास चेयर आया था, तो चेयर हर महीने रोटेट कर दिए वो, तो इंडिया के पास जो चेयर आया उसमें जयशंकर साहब ने कहा भी कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी मेंबरशिप होगी, लेकिन सर परमानेंट मेंबरशिप लेके आप करोगे क्या? आपको तो वैसे भी कोई 10 में से नहीं निकाल रहा है, हर 2 साल के बाद तो आप इलेक्ट होके आ जाओगे यहाँ पे। मेन इशू ये है कि आप वीटो के साथ अंदर जाओ, दैट इज द वैलिड थिंग। 10 नॉन परमानेंट कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, ये सब है। मोर देन 50 मेंबर स्टेट्स ने आज तक तो सिक्योरिटी काउंसिल पे आए ही नहीं। अबाउट यूएनएससी इलेक्शन, ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। देखो 10 में से 5 तो रहते ही हैं, 5 नॉन परमानेंट को हम अलग से चुन के लाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ताकि रोटेशन बना रहे, एक मिक्स बैग रहे। ऐसे नहीं कि वही 10 लोग बैठे हैं वहां पे, है ना। तो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा हर 2 साल पे तो इंडिया इलेक्ट होके आ ही जाता है, इसमें क्या टेंशन है, कोई नहीं हटा रहा इंडिया को, है ना, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल से। तो द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस एज फॉलोज। तो ये देख लेंगे भी, बट क्वेश्चन के लिए याद रखना कि कौन कौन से P5 मेंबर्स है। P5 का बेनिफिट क्या है? वीटो, जस्ट बताया अभी। अच्छा, और ये 2 ईयर टर्म याद रखना कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए आते हैं? 2 ईयर टर्म के लिए, 1/2 हर साल, हर 2 साल पर इलेक्ट होकर के आते हैं। 5 है ना, 1/10 का जब 1/2 करोगे तो 5 ही तो बचेगा यहाँ पे, वही चीज तो लिखा, बस थोड़ा सा ना चीज को घुमा दिया जा सकता है। तो 10 नॉन परमानेंट किस किस रीजन से आएंगे? अफ्रीकन और एशियन रीजन से आएंगे। हर रीजन्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देता है। ईस्टर्न यूरोप के स्टेट से, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, कैरेबियन स्टेट्स, इनसे, जैसे गिबन, घाना, ये सब हमने देखा यहाँ से। टू बी इलेक्टेड टू द काउंसिल, कैंडिडेट रिक्वायर्स नीड्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ बैलेट ऑफ मेंबर स्टेट्स दैट आर प्रेजेंट इन वोटिंग। तो वोटिंग में क्या है, अगर आपको नॉन परमानेंट इसमें जाना है टॉप 10 के, उसमें 10 मेंबर्स में, तो आपको 2/3 वोटिंग चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लो कि सिक्योरिटी काउंसिल में 200 देश बैठे हैं, तो 200 देश का 2/3 कर लो, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 200 देश बैठे हैं, प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं,
ये दो चीज याद रखना, ये कॉन्स्टी में बड़ा आपको टर्म आता है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जब पढ़ते हो तो ये सिंपल मेजोरिटी का पार्ट बनता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिंपल स्पेशल स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई मेजोरिटी नहीं होती। मेजोरिटी इज बेसिकली बी लाइक द प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 2/3 मेंबर, इस तरह से मेजोरिटी होती है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो बेयर एक्ट से पढ़ना, और बेयर एक्ट में ना कभी भी तुम्हें ये स्पेशल, ये सिंपल मेजोरिटी, इस टाइप के टर्म्स प्रॉपर जो होते हैं ना वो डिफाइन नहीं करते, वो इस तरह से लिख देते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जहाँ पे ना लिखा रहा है स्पेशल कि किस तरह की मेजोरिटी चलेगी तो वहाँ पे वो सिंपल मेजोरिटी ही चल जाती है। सिंपल मेजोरिटी इज 50+1। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये 2/3 है तो 200 लोग अगर प्रेजेंट है और वही वोट कर रहे हैं, ये तो चलो फ्रैक्शन में फिगर चला जाएगा। अगर इसको काट भी दें हम, अगर मान लेते कुछ सिंपल सा फिगर लेते हैं, मान लेते हैं 9 लोग प्रेजेंट हैं और 9 ही लोग वोट करने हैं, ऐसा तो नहीं होगा। 18 कर लेते हैं, चलो 15 तो वैसे भी आपके रहेंगे, 18 कर लेते हैं, 18 लोग प्रेजेंट हैं और 18 वोट भी कर रहे हैं, तो 2/3 कर दो, तो 12 लोग कम से कम आपको सपोर्ट करने चाहिए। और ये बैलेट्स में थ्रू इलेक्शन होता है, तो ये सब चीजें याद रखना। जैसे क्लैट ने प्रेसिडेंट पे पूछा था, क्या पता इस बार किसी न किसी एग्जाम में यूएनएससी की वोटिंग पूछते, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, और यूएनएससी ने भी रिसेंटली वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटाया था, तो वो भी साथ साथ चलेगा। ये ग्रे लिस्ट वाला आपको FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो दोनों साथ साथ लिंक करके पढ़ लेना। ठीक है, द यूएनएससी इलेक्शंस पर ट्रेडिशनली हेल्ड इन द जनरल असेंबली, जहाँ पे 193 मेंबर सीक्रेट बैलेट में वोट कास्ट करते हैं। तो 193 का जब आप निकालोगे 2/3, तो इसका 1/3 आपको निकलेगा लमसम 64 के आसपास निकलेगा। 64 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 128 के आसपास ये वैल्यू निकलती है। 128 129 मेंबर्स आपके फेवर में वोट करने चाहिए, तो उतना तो कर ही देगा इंडिया के फेवर में, है ना। चलिए, The ISIL and Al Qaeda Sanctions Committee of the UNSC has placed Abdul Rahman Makki on its sanction list. उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला है, तो सैंक्शन लिस्ट भी देखेंगे किस एक्ट से होता है। मक्की वाज अ फंड रेजर, बताइए, पैसा कलेक्ट करता था टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। सैंक्शन रिजाइम क्या है, तो चैप्टर 7 ऑफ यूएनएससी जो है वो सिक्योरिटी पीस को मेंटेन करने के लिए सैंक्शन की प्रोविजंस के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 41 जो है यूएन चार्टर का, ये ब्रॉड रेंज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ऑप्शंस दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में भी बात करता है। तो दो बातें हो गई, आर्टिकल 41 और चैप्टर 7 इकोनॉमिक ट्रेड एम्बर्ग्स। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में ना एक काम करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा एक असाइनमेंट के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे ही तुम यूएनएससी पढ़ो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सब चीज़ देख ली कि क्या होता है नहीं होता है, और सब चीज़ जान लिया। 193 मेंबर्स होते हैं, क्या वोटिंग सिस्टम है, कौन इस पे वोट करेगा कौन नहीं करेगा, क्या P5 होता है, कब बना, सब चीज़ देख लिया। एक काम करना, इसके साथ FATF पढ़ लेना। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये इसीलिए पढ़ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्योंकि FATF में जो है, आपको FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया था रिसेंटली। ये आपको हटाया है, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 11 नवंबर की डेट थी शायद, एक बार क्रॉस चेक करना। 11 नवंबर को ये न्यूज़ आई थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट न्यूज़, जो बड़ा सा हेडलाइन आया था द हिंदू में, पाकिस्तान हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है दोनों, इसलिए आई थॉट कि चलो यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। न्यूज़ मार्क्ड फॉल्स बाय द PIB टू बी टेकन डाउन ड्राफ्ट रूल। देखो, इंटरनेट पे आजकल कुछ भी जो आता है उस पर एक तो पहली बात आप लोगों के लिए है कि डायरेक्टली ट्रस्ट मत किया करो, राइट, और ट्रस्ट करो तो उसको क्रॉस चेक करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने की कोशिश कम करो, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो ग्रेजुएशन करवाती हैं, वहाँ से कर लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट क्यों करना है, कुछ भी आ जाता है, जस्ट लाइक एनी टॉम डिक एंड हैरी पोस्ट एनीथिंग एंड यू जस्ट बिलीव इट, राइट। तो वो फेक चीज़ होती है। तो फेक चीज़ों पे जो है एक लगाम लगाने के लिए METI ने, व्हाट इज़ METI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बड़ा याद रखना।
जब जब पेपर पढ़ोगे डेली मेटी का नाम जरूर आएगा, बिना मेटी के हिंदू नहीं कह सकते हो आप, कुछ ना कुछ डेली आते रहता है। कल भी एआई के बारे में न्यूज आई थी, आज भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट रूल प्रपोज किया है, जिससे ये कहा गया है कि पीआईबी जो है वो फैक्ट चेक करेगा, और अगर पीआईबी को लगता है फैक्ट चेक करने के बाद कि भाई साहब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक है, तो उस पर्टिकुलर थिंग को टेक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस रूल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 रूल 31B5 ये नंबर याद रखना। अमेंडेड वर्जन है इसमें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को फैक्ट चेकिंग अथॉरिटी बनाया है पीआईबी को, बस इतना याद रखना। लॉज टू कंट्रोल द फेक न्यूज़ इन इंडिया क्या क्या है? आईटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और आईपीसी है। बहुत सारी चीज़ें हैं आईपीसी में भी, डिफेमेशन है 500 में, ठीक है, 499 500 आईपीसी का सेक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ एक्ट्स हैं, फिर उसके बाद आईटी एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बस ये इतनी चीज थी। ये है आपको याकुत्स्क सिटी। याकुत्स्क सिटी में टेम्परेचर गया है -50 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करें तो -58 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये याकुत्स्क आपको रशिया में है, ऊपर वाले पोर्शन में है ना। रशिया में ठंड वैसे भी बहुत ज्यादा होती है। कोल्ड स्नैप इन द साइबेरियन सिटीज, कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ जाना जा रहा है अभी। याकुत्स्क सिटी जो है वो 5000 किलोमीटर मॉस्को से लोकेटेड है। परमाफ्रॉस्ट ऑफ द रशिया फार ईस्ट, ये जो टर्म थी परमाफ्रॉस्ट, इसी के बारे में आई वाज टेलिंग फ्रॉम द बिगनिंग कि परमाफ्रॉस्ट जानना जरूरी है कि क्या होता है। तो पहले तो थोड़ा बहुत जान लो, याकुत्स्क किसकी कैपिटल सिटी है? तो शाखा रिपब्लिक रशिया की। तो द सिटी इज अबाउट 450 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ आर्कटिक सर्कल, ज़्यादा दूर नहीं है, 450 किलोमीटर की दूरी पे है ना। जस्ट लाइक कि दिल्ली से चले जाओ आप बनारस, आई गेस बनारस, या फिर बनारस ज़्यादा बोल दिया, लखनऊ से पहले कानपुर या थोड़ा आगे मान लो, ज़्यादा दूर नहीं है। द टेम्परेचर ऑफन ड्रॉप्स, लेकिन ये वो वाला डिस्टेंस नहीं होता है फॉर योर काइंड भी। द टेम्परेचर ऑफन ड्रॉप्स बिलो टू -40, लेकिन इस बार चला गया -50। while Yakutsk holds the record of the world coldest city, it is one of the greatest variation in temperature। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पहले तो यहाँ से बनेगा, कोल्डेस्ट सिटी रिसेंटली जिसको अभी नोट डाउन किया गया वो कौन सा सिटी था? तो याद रखना याकुत्स्क सिटी। अब यहाँ से एक टर्म आ रहा है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वो कंडीशन होता है इज एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कंप्लीटली फ्रोजन -32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस और कोल्डर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट। 2 साल तक लगातार 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा ठंडा अगर कोई लैंड रह रहा है तो उसे, उस कंडीशन को हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, ये याद रखना परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, परमाफ्रॉस्ट वाज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। ठीक है, और परमाफ्रॉस्ट का टाइमलाइन कितना होता है? 2 साल तक। मतलब 2 साल तक कोई अगर लैंड है और वो ठंडा है 2 साल तक लगातार 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो 8th क्लास में पढ़ना था, है ना। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर वो मेंटेन कर रहा है वो पर्टिकुलर जगह 2 साल तक, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, रॉक, सैंड दैट हेल्ड टुगेदर बाय आइस। पूरा एनवायरनमेंट ही पूरा वो 0 डिग्री, इकोलॉजी वहाँ की बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो ये परमाफ्रॉस्ट, ये याद रखना टर्म, ताकि कभी मिस ना हो। आई गेस कि इतनी बार बोल ही दिया है कि याद हो गया होगा। Permafrost can be found on land and below the ocean. These permanently frozen grounds are most common in regions with high mountains and earth higher later near the north and south poles, इसलिए इसका नाम आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। ये देखो, ये रेड ऑरेंज कलर का रहता है। फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन, है ना। फ्लाइट में जो भी आप बातें करोगे, मतलब आप नहीं, कॉकपिट में जो बातें होती है वो रिकॉर्ड होता है, कि ये पता चल सकता है कि भाई वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है एक्सीडेंट का, और कैसे आने वाले टाइम पे हम उसको कर्ब कर सकते हैं। इस चीज़ के बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स हैं। बोथ ब्लैक बॉक्सेस फ्रॉम द क्रैश्ड येती एयरलाइंस फ्लाइट इन नेपाल हैव बीन डिस्कवर्ड, काठमांडू एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड रिसेंटली। ठीक है, तो ये तो चलो अच्छी बात है, ये रिकवर हो गया तो पता चल जाएगा। याद रखना कितने ब्लैक बॉक्सेस होते हैं? 2 ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी प्लेन में। अब फ्लाइट जल जाए, राख हो जाए, इनको कुछ नहीं होता। अगर ये मिल जाए ना तो बेनिफिट है। तो अगर ये मिल जाए, इसलिए बोला सर, एक तरफ बोल रहे हो कि ये जल जाए, कुछ भी हो जाए, ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होगा, आप एक तरफ बोल रहे हो कि अगर ये मिल जाए। और देखो,
मेन प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट क्रैश होने के टाइम पे एक पुर्जा पता चला कहीं और गिरा, दूसरा कहीं और गिरा। तो ये जो ब्लैक बॉक्स का जो पोर्शन है आपको अगर वो मिल जाता है तो पता कर सकते हो कि एक्सीडेंट का रीजन क्या है, क्या ह्यूमन एरर है या टेक्नोलॉजिकल एरर है। तो आपको आगे उस चीज को कर्व करने में हेल्प हो जाती है ना। तो डेडलीस्ट प्लेन क्रैश देखा जा रहा है अभी तक का, तो जरूरी है इसको एक बार देखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स होता क्या है? फ्लाइट रिकॉर्डर बाय नेम, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस एंड कंडीशंस ऑफ एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट। Government regulatory agencies require these devices on commercial flight to make it possible the analysis of crashes and or other unusual occurrences. A black box refers to two pieces of equipment together. Cockpit voice recorder, दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक है आपको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे हम कहते हैं CVR, और एक है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो CVR और FDR को जब हम मिलाते हैं तो बनता है ब्लैक बॉक्स। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्लस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा ब्लैक बॉक्स। ये चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला लिख लो कहीं पे साइड में मन हो तो, ताकि आसानी रहेगा कि ब्लैक बॉक्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। टुगेदर दे प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटर्स द डेटा नीडेड टू आइडेंटिफाई। अच्छा, अब देखते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या होता है। कॉकपिट वाला तो समझ गए, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब कॉकपिट में जो भी बात होंगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या होता है? ये बेसिक फ्लाइट कंडीशंस नहीं बल्कि उनका वर्टिकल एक्सेलरेशन, क्या मूवमेंट था, लास्ट मूवमेंट पे क्या हो रहा था, फ्लाइट का पाथ क्या था, हर चीज के बारे में डेटा रिकॉर्ड करके रखेगा ये। FDR also made to survive depths of over इतने meters underwater while still relaying signals। ठीक है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है? कॉकपिट में जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो रिकॉर्ड करके रखता है, ये सब बाकी इंफॉर्मेशन। इन स्पाइट द पॉपुलर नेम ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट रिकॉर्डर्स आर पेंटेड अ हाईली विजिबल वर्मिलियन कलर नोन एज द इंटरनेशनल ऑरेंज। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, नाम है ब्लैक, कलर है ऑरेंज, इसीलिए डाला जाता है ताकि उसे हम पकड़ सकें या देख सकें ऊपर से ही। अब जैसे मान लो कि कहीं फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो आप ऊपर से ही तो मलबा खोजोगे, नीचे जाके थोड़ी ना, वो बॉल थोड़ी ना खोया है जो जा करके झाड़ियों में खोजोगे, है ना। तो वो एक बार ऊपर से रेकी की जाती है ताकि पता चल जाए कि कहाँ है पर्टिकुलर मटेरियल। तो इंटरनेशनल ऑरेंज कलर का होता है, तो ये कलर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसका। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आते हैं तो न्यू फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम एज एन इल्यूजन डबल स्पीक। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखो इस आर्टिकल को ना जिस एस्पेक्ट में लिखा गया है वो है दो। एक है आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत जो फूड ग्रेन्स फ्री में मिलता है उसकी बात की गई है। साथ ही यहाँ पर MSP का एक छोटा सा टच दिया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और दूसरे हैंड पे जो ये आर्टिकल कनेक्ट हुआ है वो है जाके MG नरेगा से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इस पे बता रहा है कि 100 दिन की जिसमें रोजगार दिया जाता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे आप MG नरेगा को नीचे कर रहे हो और अपना जो स्कीम है इसको ऊपर जा लेके जा रहे हो। और इसमें एक एंगल डाला गया है, डेट इज द इलेक्शन एंगल। तो चलिए, ओपिनियन बनाना ना बनाना बात की बात है, एक बार पढ़ना इस आर्टिकल को। और आजकल जो भी काम किया जाएगा उसका मेजर पॉलिटिकल स्टंट होगा। क्यों होगा पॉलिटिकल स्टंट? क्योंकि 2024 में चुनाव है, असेंबली इलेक्शंस हैं। तो 2024 में इवन अगर द हिंदू पढ़ते होगे आप तो पहले ही पेज पे मोदी जी का एक वो आया है कि वर्क विदाउट, वो स्टेप का उन्होंने बताया है कि बिना किसी लोगों के रिलीजन को देखे बिना आप काम करिए, लोगों के लिए काम करिए, ना कि वोट बैंक के लिए। तो आई वाज लाइक कि अभी याद आया, बड़ी जल्दी याद आ गया, 1 साल बाद तो इलेक्शंस ही हैं। तो वैसे ही आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स हैं। 100 दिन का रोजगार है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें खाना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। एंड MG नरेगा वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम, जिसमें आपको डिपेंडेंट नहीं बनाया जा रहा है कहीं से भी, आपको रोजगार दिया जा रहा है। और इसमें बेसिकली अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछो तो MG नरेगा इज बेस्ट। क्यों? नॉट बिकॉज कि लाइक कि आई एम सपोर्टिंग दिस और डेट गवर्नमेंट। आप खुद देखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां आपको खाना मिल रहा है
या कोई स्कीम है जिसमें आपको खाना दिया जा रहा है मंथली कि हाँ ये लो, या 5,000 रुपये ले लो, या फिर खाना ले लो, राशन ले लो एमएसपी के थ्रू। वहीं एमजी नरेगा आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। 100 दिन का रोजगार करो, काम करो, हर मतलब आपको दिहाड़ी का 600 रुपये तक के मैक्सिमम मिलता है। 600 से 700 रुपये, साउथ इंडिया में 700 रुपये तक दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया में कहीं पर 350, कहीं पर 400, कहीं 500, मतलब कुल मिला के आप 100 दिन में अच्छा खासा कमा लोगे, महीने में 8-9 हज़ार रुपये कमा लोगे। आप वो कमाओ और उससे खाओ, ये चीज़ बताया जा रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट जब आप बनाते हो एक सोसाइटी को, तो वो एक अलग गेम प्ले होता है। पर ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ना, और कोई भी डाउट है तो बताना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा लगा आज का एनालिसिस, राइट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? ये इनका चलते रहता है, मनीष सिसोदिया बिल्कुल भी नहीं है, बता देना लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेंसी मिनिमम मंथली पेंशन इशूड, ये ईपीएफओ का भी नया चल रहा है प्रॉब्लम, तो इसका आंसर देख लेना। द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन हैज बीन इन्वाइटेड, ये कल ही देखा हम लोगों ने, अलसीसी साहब आ रहे हैं। Which of the following has been banned in the New York City public schools due to the plagiarism concerns? इसको भी हमने रिसेंटली देखा था, इवन व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट टुडे रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स मिट्टी के बारे में, तो मैंने इस बारे में थोड़ा सा एक हिंट भी दिया था कि एआई है, चैट जीपीटी नाम है इसका बाय द वे। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन, इसका बताना क्या है आंसर। इसको हम लोग कल ही देखा है, ये वीनस मिशन से रिलेटेड, जो लास्ट में मैंने 2 स्लाइड्स में ऐड किए थे इमेजेस, ये वहाँ से है क्वेश्चंस। बस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लव द एनालिसिस, और कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस एनालिसिस कि हाँ बस ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से क्लियर कराओ, तो चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।